बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों भाइयों बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ छोड़ने वाली लीडरशिप की ट्रोलिंग क्यों। जो लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ छोड़ जाते हैं उनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। जब वो पार्टी के अंदर होते हैं तब तो उनका कोई बाल बीका नहीं कर सकता, उनके खिलाफ कोई बात नहीं होती, चाहे वो अरबों की करप्शन में मुलव्वस हो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हों, फिर उनकी तरफ किसी की निगाह नहीं जाती, किसी को उसको कोई बुरा भला नहीं कहता, बल्कि उसके जो करप्शन होती है उस पर पर्दा डाला जाता है। जो ही वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ छोड़ता है तो पीटीआई का जो सोशल मीडिया सेल है उसकी ट्रोलिंग शुरू कर देता है, उसकी बांध की बोलना शुरू कर देता है और बाल की खाल फिर उतारता है, उसके जो प्रोजेक्ट हैं उन्हें सामने लेके आता है और लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की जाती है कि ये तो इंतहाई करप्ट इंसान है। क्या वो उसी वक्त करप्ट हुआ जब उसने पार्टी छोड़ी? जब वो पार्टी के अंदर था तब वो फरिश्ता था, जब उसने पार्टी छोड़ी वो शैतान हो गया। ये क्या मामला है? इस पे आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हो सके तो ये वीडियो ये भी लगा के दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। मौजू की तरफ आने से पहले सैलाब की जो सूरत हाल है पंजाब में इंतहाई खतरनाक है, अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान के अंदर भी रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं और भारत में भी रिकॉर्ड टूट गए हैं बारिशों के। ख़ास तौर पर जो जम्मू कश्मीर का सेक्टर है वहाँ पे 600 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो चुकी है। ये अब तक का रिकॉर्ड है इंडिया में, कभी इतनी ज़्यादा वहाँ पे बारिश नहीं हुई थी। इंडिया का पानी भी चूँकि पाकिस्तान की तरफ आता है, जब पानी ज़्यादा हो गया उनके पास तो उन्होंने स्पेलवेज खोल दिए तीनों दरियाओं के। उस सूरत हाल, ये जो सैलाबी सूरत हाल है पंजाब की, ये अलार्मिंग है, इंतहाई ख़तरनाक है। लेकिन दाद देनी पड़ेगी इंतज़ामिया को, पंजाब गवर्नमेंट को और अदारों को जिन्होंने लाखों अफराद को महफूज मकामात पहुँचाया और अब भी इमदादी सरगर्मियाँ वो अपनी जारी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से कम जानी और माली नुकसान हुआ है। लेकिन नुकसान हो रहा है, एहतमाल है मजीद होगा। जितनी एहतियात की जा सकती है एहतियात की जाए और जितनी उन लोगों को जो मुतासर हुए हैं, जो बेघर हुए हैं, जो नकल मकानी करने पे मजबूर हो गए हैं, जितनी उनकी मदद की जा सकती है, हम सब लोगों का बींगा मुस्लिम, बींगा नेशन, हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उनका साथ दें और उन्हें, जैसा कि मैं कल देख रहा था यहीं पे सोशल मीडिया पे कि किसी शख्स की एक मार्की थी, तो उसने मुख्तस कर दी उन मुतासरीन के लिए कि यहाँ आपको खाना भी मिलेगा, यहाँ आपको रहायश भी मिलेगी। और इसी तरीके से जो दूसरे लोग हैं जिनके पास कुशादा घर हैं या कोई ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो आर्जी पनाह है, चंद दिनों की मुश्किलात हैं, दूर हो जाएंगी, ये अपने भाइयों के काम आए जो मुतासरीन हैं। ये तो अपील है आम लोगों के लिए। हुकूमत और जो रियासती अदारे हैं वो तो अपना फ़र्ज अदा ही कर रहे हैं, ख़ास तौर पर पाक फौज, जिस पर आम तौर पर एक पार्टी के लोग, आजकल एक मखसूस ज़हनियत के लोग उन्हें हमेशा निशाना बनाते रहते हैं। लेकिन जब भी मुश्किल पड़ती है यही पाक फौज ही आपके काम आती है। तो अब आते हैं मौजू की तरफ। जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जो लोग ये पार्टी छोड़ जाते हैं उनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है जब वो पार्टी के अंदर होते हैं। मसलन जंगीर तरीन को ले लें, शेर अफजल मरवत को ले लें। ये जो सैलाबी सूरत हाल बनी है इसमें अलीम खान आजकल टारगेट बने हुए हैं और उनका जो पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी है रावी किनारे, उसको लेकर अब ये हमदर्दियाँ, ये जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है उसकी हमदर्दियाँ उन लोगों के साथ जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है सोसाइटी में और मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं अलीम खान को और पंजाब हुकूमत को। मौजूदा जो पंजाब हुकूमत है सारा मलबा उस पर डालने की कोशिश की जा रही है कि ये मरियम नवाज ने ये रोडा बनाई है, मरियम नवाज ने ये काम किए हैं, ये सोसाइटी को नवाजा है। और ये शायद अब जब मरियम की हुकूमत आई है साल सवा साल पहले, ये रूडा दिया जो दोस्तों सोसाइटियाँ हैं रावी के किनारे, ये सारी शायद अब पंजाब हुकूमत ने बनाई हैं और इसके पीछे पंजाब हुकूमत है, बेनिफिशरी है, उसको कोई फ़ायदा हो रहा है। ये तसर दिए जा रहा है लोगों को और वर्गलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है और एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जैसा कि
ایک ٹول کے طور پر سوشل میڈیا کو یوز کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف. آج سے نہیں، جب سے پاکستان تحریک انصاف بنی ہے کہ لوگوں کو بہکایا جائے، ورگلایا جائے، جھوٹ اتنا پھیلایا جائے کہ وہ جھوٹ سچ لگنے لگے. اب بھی روڈا کے حوالے سے یہ جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، یہ جو جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ جو فیک نیوز آپ تک پہنچ رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس حقیقت سے اس کی توجہ ہٹائی جائے تاکہ لوگوں کی توجہ صرف پنجاب حکومت پر اور علیم خان پر ہو جائے. علیم خان پر اس لیے کہ اس نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی ہوئی ہے اور وہ بانگے دھول چھوڑی ہوئی ہے. اس حوالے سے ہمارے جو اینکرز حضرات ہیں وہ روڈا کے حوالے سے اور یہ جو پروجیکٹ ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ان کے بارے کیا کہتے ہیں، پہلے یہ سن لیجئے. بڑی ولنریبلٹی ہے لاہور کی اندر، کچھ سوسائٹیز اس کی نشانہ بنی ہے پانی کا. ایکچولی ایک واردات جو ڈالی گئی روڈا کے نام پر، ٹھیک ہے جی. اب یہ روڈا بیسیکلی کیا تھی، کس نے بنائی؟ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی. کچھ چیزیں میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا. یہ واردات بائی دا وے 2020 میں ڈلی تھی، خان صاحب کی حکومت تھی. اچھا، اس کے اندر سب سے اہم جو ناجائز تعمیر ہوئی ہے، ایک اللیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے، وہ دریائے راوی کے بیلٹ میں ہوئی ہے. یعنی کہ دریائے راوی کی جو گزرگاہ ہے، جو پانی کی گزرگاہ ہے، نہ صرف اس میں انکروچمنٹ کی گئی بلکہ اس کے رائٹ لیفٹ پر جو زرعی زمین تھی، کھیت تھے، کھلیان تھے، ان پر بھی قبضہ کیا گیا اور ان پر بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی گئیں. اور یہ سارا کام کرنے کے لیے راوی اربن ریور اتھارٹی کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کیا گیا تھا جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی. تو 2020 میں یہ جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، روڈا، اس کے تحت ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا. ایک نیا شہر بسانے کا پروجیکٹ تھا جس کا افتتاح اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا تھا. اور پھر انہوں نے اس پروجیکٹ کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہوئے خود ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا. مجھے ان کی وہ تقریر بھی یاد ہے جو انہوں نے اس نئے راوی ریور پروجیکٹ کے افتتاح کے موقع پہ ایک تقریر بھی کی تھی. اور پھر یہ ہوا کہ جب عمران خان صاحب نے اس منصوبے کا افتتاح کیا اور بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کی زرعی زمینیں چھین کر اس پروجیکٹ میں شامل کرنی شروع کر دیں، تو جو شمالی لاہور اور راوی کے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں پر مظاہرے شروع ہو گئے حکومت کے خلاف. اور پھر میں نے مجھے یاد ہے کہ میں ستمبر 2020 میں جب کووڈ جو ایک وبائی بیماری تھی اپنے عروج پر تھی، تو میں پھر گیا لاہور اور راوی کے آس پاس کے علاقوں میں ہم نے گھوم پھر کر ایک پروگرام کیا. اس میں ہم نے جو حکومت تھی اس کی بھی بات سنی. حکومت نے بھی کہا جی کہ تو بہت اچھا پروجیکٹ ہے، لیکن جو متاثرین تھے، عام لوگ اور کسان، انہوں نے کہا جی یہ تو بہت برا پروجیکٹ ہے. اور مجھے ابھی تک یاد ہے، ہو سکتا ہے کہ اس گفتگو میں بھی ہم اس پروگرام کے کچھ کلپس آپ کو شامل کر کے دکھا دیں. لوگ یہ کہہ رہے تھے جی کہ کیونکہ ہم نے جو 2018 کا الیکشن تھا اس میں ہم نے نواز شریف کو ووٹ دیا تھا، مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تھا، اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہماری زمینیں چھین رہے ہیں. اور وہ عمران خان صاحب کی حکومت کا دور تھا، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان پر غصے میں تھے اور عمران خان صاحب کو عورتیں اور مرد اور بزرگ سب بد دعائیں دے رہے تھے کہ جی یہ ہم سے ہماری آبائی زمینیں چھین کر اس پر ایک نیا پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے. اور جو بہت سے ایکسپرٹس تھے ان کا خیال تھا کہ یہ دریائے راوی کی جو گزرگاہ ہے، پانی کا جو راستہ ہے، اس پانی کے راستے میں جو انکروچمنٹ ہوگی اس سے پھر برسات کے موسم میں سیلاب آیا کریں گے. دریائے راوی میں دوبارہ صاف پانی بہتے دیکھنا لاہور شہر کے لوگوں کا ایک پرانا خواب ہے، لیکن یہ لوگ اس نئے شہر کی خاطر اپنے پرانے مکان اور آبائی زمینیں بیچنے کو تیار نہیں ہیں. گفتگو آپ نے سنی، ان کے بارے میں اب کوئی ابہام نہیں رہا. یہ جو سوسائٹیاں تھیں ان کے بارے میں کوئی ابہام نہیں رہا. اس پہ میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا. اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ جو آپ کے سامنے کلپ میں نے پیش کیے ہیں یہ جید صافی ہیں، ان کی باتوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا.
لیکن ایک مخصوص جو ذہنیت ہے، ایک مخصوص جو طبقہ ہے، ایک مخصوص جو پارٹی ہے، جس سوشل میڈیا ٹیم کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اس کو بھی جھٹلائے گا، اس کو بھی جھوٹ کہے گا. ان صحافیوں کو وہ ٹوٹ کہتے ہی رہتے ہیں. اب ان کی ٹرولنگ بھی شروع ہو جائے گی. لیکن خود ان کا جو اپنا مہاتما ہے، اپنا جو ان کا قائد ہے، جنہیں آپ یہ مرشد تک قرار دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا القاب و اداب سے نوازتے ہیں، وہ خود راوی کے بارے میں اور یہ جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں، ان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے بارے میں، یہ راوی کے بارے میں بھی انہوں نے یہ جب یہ پروجیکٹ شروع کرنے لگے تو انہوں نے راوی کے اوپر کھڑے ہو کر گفتگو فرمائی تھی. یہ گفتگو بھی ملاحظہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج کھڑا ہوں جدھر ہم نے پلان کیا ہوا ہے. اسلام آباد کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں ایک نیا شہر بن رہا ہے، اور اس کے ذرا میں اپنی قوم کو مقصد بتا دوں کہ کیوں اس کی ضرورت ہے ایک نئے شہر کی لاہور کے قریب. سب سے پہلے اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ لاہور اگر جس طرح پھیلتا گیا تو لاہور کا سب سے بڑا مسئلہ آنا ہے کہ پانی جو واٹر ٹیبل ہے وہ نیچے گرتی جا رہی ہے. دوسری چیز ویسٹ ڈسپوزل جس طرح پھیلتا جائے گا، ہم وہاں کا جو سالڈ ویسٹ ہے، جو گندگی ہے، اس کو ہم صحیح طرح اٹھا نہیں سکتے. ابھی بھی بڑے مسئلے ہیں کیونکہ پھیلتا گیا لاہور. تیسری چیز یہ کہ جو راوی کا دریا ہے وہ بالکل سکڑتا جا رہا ہے اور وہ بن جائے گا ایک صرف سیوریج کا نالا. تقریباً اگر آپ سردیوں میں دیکھیں ابھی تھوڑا پانی آیا ہے تو وہ سارا سیوریج جاتا ہے اور وہ پھر سیدھا دریائے سندھ میں جاتا ہے اور سارا نیچے تک دریاؤں کے اندر پولوشن کرتا ہے. پھر اگر یہ نہیں بنتا شہر تو ویسے ہی لاہور یہاں پہنچ رہا ہے. راستے میں آپ دیکھیں گھر پہنچتے جا رہے ہیں، ان پلانڈ ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی جا رہی ہیں، پلاننگ کوئی ہے نہیں، اور ان کے پاس بھی کوئی سیوریج کا، کوئی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو وہ ویسے یہاں پہنچ جائے گا. تو کوشش یہ ہو رہی ہے، اور میں اپنی عدالتوں کی بڑی عزت کرتا ہوں. میرے خیال میں کہ ہم نے صحیح معنی میں اپنا کیس لاہور بینچ کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا. انشاءاللہ سپریم کورٹ میں ہم اپنا صحیح معنی میں کیس رکھیں گے ان کے سامنے. اصل میں یہ شاید کسی کو غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں. یہ نیا شہر بن رہا ہے سب سے پہلے، اور ماڈرن سٹی بن رہی ہے، جو کہ اب دنیا میں جو نئے شہر بنے ہیں، ماڈرن سٹیز ہیں، ملیشیا میں، دبئی کے اندر، یہ اس کے طرز کے اوپر ایک نیا شہر، اور پھر یہ اوپر جائے گا. اور پھر جو انوائرمنٹ کی میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری وہ پارٹی ہے، اس سے پہلے تو کبھی کسی نے بات ہی نہیں کی تھی ماحولیات کی، تو سب سے پہلے پارٹی ہے جس نے آج دنیا میں ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے 1 ارب درخت اگایا پختونخوا میں، اور اب ہم 10 ارب سارے پاکستان میں درخت اگا رہے ہیں. تو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ 2 کروڑ درخت اگائیں گے، یہاں پورا جنگل اس کے ساتھ بنے گا. تو ماڈرن سٹی بھی بنے گی، پورا ایک پلانڈ ایک جنگل بن رہا ہے جو کہ یہ پروٹیکٹ کرے گا، یعنی آب و ہوا کو صاف رکھے گا. پھر راوی کو بچایا جائے گا، اس کے اوپر براجز بنیں گے، اس کے پانی کو یہاں ایک بڑی ایک براج بن کے پانی کو روکا جائے گا، اس سے واٹر ٹیبل اوپر آئے گی. پھر یہاں ساری ٹریٹمنٹ پلانٹس لگیں گے، جو سیوریج جا رہے ہیں راوی کے اندر وہ سارے ٹریٹمنٹ پلانٹ سے صاف پانی کو راوی میں پھینکیں گے تاکہ نیچے تک جو اس وقت گندگی جا رہی ہے وہ سندھ تک جاتی ہے وہ نہ جائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس سے $20 ارب، یہ $20 ارب کا پروجیکٹ ہے. اتنا بڑا پروجیکٹ پاکستان میں نہیں بن رہا. اس سے نوکریاں ملیں گی، اس سے فورن ایکسچینج آئے گا، فورن انویسٹرز آئے ہیں. $1.5 ارب کے فورن انویسٹمنٹ آ چکے ہیں، تو اس سے باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی، اور اس سے ساری اکانومی، کیونکہ یہ جب پورا شہر بنے گا تو اس سے 30-40 انڈسٹریز چلیں گی، روزگار ملے گا، ویلتھ کریشن ہوگی. تو میں سارے اپنی قوم سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں جس تیزی سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ہمیں ضرورت ہے اور شہروں کی، نئے شہروں کی. اور وہ نئے شہروں کی اس لیے ضرورت ہے کہ پریشر اترے. جو بڑے بڑے ہمارے کراچی ہے، شہر لاہور ہے، کراچی کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ایک بنڈل آئلینڈ، اس کے اوپر ایک پورا نیا شہر بن جائے. بدقسمتی سے وہ سندھ گورنمنٹ نے اس کے اوپر کوئی رکاوٹیں ڈال دی ہیں.
उससे भी कराची के ऊपर प्रेशर उतरना था। अगर इसी तरह शहर फैलते गए, ना हम पोल्यूशन का कंट्रोल कर सकते हैं, ना वेस्ट डिस्पोजल कर सकते हैं, ना लोगों को सहूलतें दे सकते हैं, ना उनको जितना जितना शहर फैलता जाएगा, ना उनको गैस, बिजली, जो इम्यूनिटीज हैं, साफ पानी, ये सारी चीजें जो कराची में अब मसले आ रहे हैं, ये सारे शहरों में आने शुरू हो जाएंगे। तो आखिर में मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इसके ऊपर हमारा मीडिया भी पहले आपको हम सारों को डिटेल्स देंगे, इसकी पूरी एक इसके ऊपर बड़ी तफसील प्लानिंग हुई है, तो मीडिया के सामने हम रखेंगे ताकि अवाम को पता चले कि ये कितना बड़ा पाकिस्तान की तारीख में बड़ी देर के बाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। शुक्रिया। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था और क्यों शुरू किया गया था। रावी को एक नाला इसलिए करार दिया गया था कि लोगों के जहन बदले जाएं, लोगों को ये कहा जाए कि पानी तो है नहीं रावी में, इंडिया से पानी आना कोई नहीं, बारिशें होनी कोई नहीं, ये तो एक सीवरेज का निज़ाम समझ लें, जैसे आपने एक पाइप डाला होता है जिससे आपका सीवरेज का सिस्टम होता है, ये तो एक नाला बन गया हुआ है। लिहाजा ये जो नया शहर आबाद होने लगा है, इससे दुनिया आबाद हो जाएगी। इसके पीछे रियल स्टेट को नवाजना था, एक अलीम खान को नहीं, उस वक्त अलीम खान पीटीआई में ही थे, एक अलीम खान को नहीं, पूरी रियल स्टेट, मलक रियाज समेत जिन लोगों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है ना, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, जो जमीनें आपकी हड़प कर गए हैं, जो आपकी जरखेज जमीनें थी वो हड़प कर गए हैं, आपके जंगल के जंगल जो लोग खा गए, उनको नवाजने के लिए। और उनको क्यों नवाजना था, आपको याद होगा कि इन दिनों इमरान खान तकरीरें किया करते थे कि मैंने ये जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, ये जो रियल स्टेट डिपार्टमेंट है, इसको प्रमोट करना है, इसको आगे लाना है, इसमें बड़ा पैसा है, इसमें मुल्क खुशहाल हो जाएगा, आबादियां नई नई आबादियां बसेंगी और लोगों को छत मुयसरें आएगी, सस्ती स्कीमें भी होंगी। इस किस्म की वो तकरीरें किया करते थे आपका जहन इस तरफ करने के लिए। दूसरी तरफ वो कहा करते थे 10 अरब दरख्त लगाएंगे और 350 डैम बनाएंगे। एक जानिब ये आपका लॉलीपॉप दिया जाता था और दूसरी जानब ये रियल स्टेट और ये जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, ये इसमें सीमेंट बिकेगा, सरिया बिकेगा, रोजगार आएगा और ये एक ना सरमायाकारी की एक जो लहर है वो पाकिस्तान में आ जाएगी। ये बेसिकली ये जो तस्वीरें पेंट की जा रही थी ना आप लोगों के जहनों में, वो इसलिए की जा रही ताकि इस जो पैसा चूंकि इस सेक्टर में लूट खसूट सारी, चूंकि इस सेक्टर में मलक रियाज उन दिनों लाडला था, आंखों का तारा था, वो क्यों है ये तो आपको पता ही है। थोड़ा सा आगे चल के मैं इसका इशारा आपको दे भी दूंगा कि मलक रियाज और अलीम खान वगैरह इस किस्म के जो लोग हैं ये इमरान खान के आसपास क्यों नजर आते थे। 350 डैम, 10 अरब दरख्त, आपको पता नारा लगा था, और जिस सूबे में लगना था उसमें 800 अमवात हुई हैं आलिया सैलाब। इंडिया से पानी नहीं आया वहां पे, जो अपनी बारिशें हुई है ना केपी में, उन अपनी बारिशों से 800 से ज्यादा हलाकतें हुई हैं उस सूबे में जिसमें 350 डैम बने थे और जिसमें 10 अरब दरख्त लगे थे। और एक बाबा डैम कहलाता था, आपको पता ही है, बाबा डैम ने अरबों रुपए इकट्ठे किए थे आप लोगों से, एक फंड बनाया था डैम फंड, उस डैम में अरबों रुपए इकट्ठे हुए थे और ये उन दिनों एक ही पेज पे हुआ करते थे। वो बाबा डैम, आपके ये वजीर आजम जो इसको नाला कह रहे थे आप रावी को, और अलीम खान वगैरह, मलक रियाज वगैरह, ये सारा एक ही ग्रुप था। मुझे याद पड़ता है कि उन दिनों जो मुतासरीन है, जैसा कि अहमद मीर के क्लिप में आपने देखा कि लोग एहतजाज कर रहे हैं, जिनसे जमीनें छीनी जा रही थी, औने पानी दामों खरीदी जा रही थी, जिन्हें बेकार किया जा रहा था, जिन जमीनों से बेदखल किया जा रहा था, वो लोग एक पिटीशन लेके हाई कोर्ट में चले गए थे। नीचे भी वो लोअर कोर्ट्स में भी जाते रहे लेकिन कहीं से सुनवाई नहीं हो रही थी, हर जगह अप्रोच हो जाती थी। लाहौर हाई कोर्ट में एक शाहिद करीम नामी जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने स्टे दे दिया था ये जो तमाम हाउसिंग प्रोजेक्ट है उस पर, और ये जो रावी के हवाले से जो नए नए नक्शे सामने आ रहे थे उन सब को रोक दिया था उन्होंने।
उन्होंने स्टे दे दिया था। और उन दिनों इमरान खान चूंकि वजीर आजम थे, उन्होंने अदालतों के खिलाफ ना बोलना शुरू कर दिया था, एक तस्वीर पेंट करनी शुरू कर दी कि ये गलत फैसले दे रहे हैं, ये जो मुल्क की तरक्की के जो रास्ते हैं उनको रोकना चाहते हैं। ये उन दिनों इस किस्म के उनके बयानात आते थे। और फिर ये मामला वो हुकूमती लोग, ये मलक रियाज, ये अलीम खान, ये तमाम लोग हैं जिनके पीछे वो पूरा प्रोजेक्ट था, जिनके पीछे पूरी वो सरमाया जिनका लगा हुआ था, वो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गए। और उन दिनों आपको पता है कि बंदियालवी कोर्ट्स हुआ करती थी और बाबा डैम छाया हुआ था, वजीर आजम थे, आपको पता ही। उन दिनों तो वो कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती थी ना, अवाम की कोई बात वहां पे सुनी नहीं जा सकती थी, लिहाजा उस पर स्टे हो गया। उस लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था कि ये काम रोक दिया जाए और जेन्युइन तरीके से किया जाए, कौन गारंटी देगा? लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में ये लिखा गया था कि कौन गारंटी देगा कि ज्यादा बारिशें नहीं होंगी, या इंडिया पानी नहीं छोड़ेगा, या जो यहाँ जमीन मालकान है उनको उनकी मर्जी के मुताबिक मुआवजा मिलेगा। मुआवजा मिल भी जाए तो बारिशों की गारंटी कोई नहीं दे सकता। ये जो मौसमियाती तब्दीली का रोया जाता है, ये कौन पेशगोई करेगा इसकी कि कल ज्यादा बारिशें हो जाएं, ज्यादा पानी आ जाए तो सब कुछ बहा के ले जाए, इसकी गारंटी कौन देगा? ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, शाद करीम जस्टिस थे उनका, और उन्होंने ये प्रोजेक्ट रोक दिया था। ये 2021 जनवरी का महीना और 2021 की बात कर रहा हूं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। फिर ये मामला चला गया बाबा डैम के पास, सुप्रीम कोर्ट में। वो आपके डैम के पैसे भी और ये फैसला भी, रावी का पानी जितना भी था उसमें बह गया। इस तरीके से ये जो आज ववाला किया जा रहा है ना, ये जो सोसाइटियां, एक सोसाइटी का नाम लिया जा रहा है, उस सोसाइटी में पानी चला गया, एक सोसाइटी में नहीं गया, तमाम सोसाइटियां मुतासर हुई हैं। और जहां सोसाइटियां नहीं भी हैं, कमोबेश ये रावी का सिर्फ अगर ले लें तो 400 देहात ज़ेरे आब आए हैं। वो तो किसी स्कीम का हिस्सा नहीं थे ना, ये तो कुदरत का एक निज़ाम है। सैलाब जब आया था, इससे पहले भी पाकिस्तान में सैलाब आते रहे, जलजले आते रहे, वो बिला तखसीस होता है फिर मामला। फिर महमूद याद एक ही साफ में होते हैं, उसमें ये नहीं होता कि ये गैर कानूनी स्कीम है इसमें पानी चला जाए, ये कानूनी स्कीम है इसमें ना जाए, ये देहाती लोग अरसा दराज से ये रह रहे हैं उधर पानी ना जाए, ये क्योंकि कब्जा हुआ है इसमें पानी चला जाए, रावी ने कब्जा कर लिया, रावी के पानी। ये अल्लाह की कुदरत जो है ना, उसका मजाक उड़ाने वाली बातें होती हैं। और गुफ्तगू के आखिर में आपको मजे की बात ये बता दें कि ये जो तमाम प्रोजेक्ट था, ये जो तमाम चीजें जो हो रही थी, ये इमरान खान खुद नहीं कर रहे थे। ये आप किसी एक शख्स को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। इनके पीछे 3 औरतों का किरदार था। मैं अक्सर बात किया करता हूं 3 औरतें 3 कहानियां, ये मैं कहा करता हूं। इसके पीछे भी 3 औरतें थीं। आपको पता ही है कि ये जो नेकलेस आते थे, ये जो डायमंड की रिंग्स आती थी, ये जो अरबों रुपए की अराजी आती थी, प्लाट आते थे, अल कादर ट्रस्ट वाला केस है, इसमें एक शख्स जो इनको नवाज रहा था वो 3 औरतों को, उनमें से एक औरत आजकल जेल में, एक औरत मुल्क से भागी हुई है, एक औरत आज भी तहरीक चला रही है, कभी वो जेल के अंदर होती है कभी जेल के बाहर होती है। एक वक्त वो था जो अंदर हो गई है, दोनों जो जेल में चली गई है और जो मुल्क से भाग गई है, उनका तो आपको पता ही है। ये जो तीसरी खातून है जो कि तहरीक चला रही है अब, और पेश है ये जो सोशल मीडिया टीम है और जो तहरीक के जो मामलात है जिनको लीड कर रही है आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो खातून मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ज़मान पार्क में वो किराए की गाड़ी पे आया करती थी। कई दफा उसका झगड़ा हो रहा होता था। वो जो किराए की गाड़ी आती थी ना यांगू, उस पर जब वो आती थी और किराए पे बात हो जाती थी कि ज्यादा बन गया है, बाद का रश होता था, गाड़ी वहां रुकी रही या उसको कहीं से मोड़ काट के आना पड़ा, तो ज़ाहिर है उसकी वो पैसे बढ़ जाते हैं। कहने का मकसद ये है, वो खातून किराए की टैक्सी पे आया करती थी ज़मान पार्क में अपने घर से। आज उसका जो घर बन रहा है वो करोड़ रुपए का घर है।
जिस गाड़ी में वो बैठ रही है, गाड़ी नहीं गाड़ियां, कभी किसी गाड़ी में कभी किसी गाड़ी में। मैं ये इसमें ये नहीं इल्जाम लगाना चाहता कि ये रियल स्टेट का काम है या उन्होंने किया है, लेकिन कहीं से कहीं ना कुछ हुआ है, वरना रातों रात कहीं से डॉलर नहीं गिरते, डॉलरों की बारिश नहीं होती। एक खातून जो 2 साल पहले, सिर्फ 2.5 साल पहले वो किराए की गाड़ी पे आ रहे हो, आज वो नई नई गाड़ियों से, काली गाड़ियों से, चमचमाती गाड़ियों से उतर रही हो और उसका घर भी बन रहा हो जो करोड़ों में हो। जो एक ख्वाब होता है ना, वो घर का ख्वाब, वो ख्वाब उसका हो रहा हो। जैसे वो बाबा एक नहीं जिसने गालियां दी थी, जब लाहौर की सड़कों पे पानी खड़ा हुआ था, उसने एक गाली दी थी, इन लोगों ने उठा के उसके दुबई ले गए हैं और उसको अच्छी वहां पे जॉब दिया, और वहां पे बैठ के अब वो जो भी बातें करता है, क्लिप भेजता है, जो भी अपना वो बातें जाहिर कर, मतलब जो इस मुल्क के खिलाफ, जो इस मुल्क, इनकी मुखालफिन जो सियासी क़यादत के खिलाफ एक गाली भी देगा, वो इनका हीरो होगा। गालियां देने वाले जैसे ये खुद गालियां देते हैं और दूसरों की माएँ बहनें एक करते हैं। एक क्लिप आपने ये भी देखा होगा, कल परसों मैंने शेयर किया था, उज़मा बीबी ने जज्बात में आकर एक नामनासिब जुमला बोल दिया कि मरियम नवाज के मलबूसात पर वो लोग उंगलियां उठाते हैं जिनकी अपनी अम्मियां यानी माएँ लिबास के वाले से उन्होंने बात की थी। बाद में उन्होंने माजरत की, क्या थी, मैं समझती हूँ कि मैं जज्बात में आकर मेरे मुंह से बात निकला और उनके आंसू आ गए। जब वो माजरत कर रही थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी कि मैं भी चूंकि एक खातून हूँ, मैंने खवातीन के बारे में चूंकि बात की, मुझे ये नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने अपने नामनासिब अल्फाज का एतराफ़ किया और उनकी आंखों में नदामत के आंसू भी आए। बिल्कुल जिस तरीके से दूसरों की माएँ बहनें, उनकी माएँ बहनें हैं, आपकी माएँ बहनें भी हैं, माँ बहनों का, सबकी माएँ बहनें साझी हैं, सबका हमने एहतराम करना है, चाहे वो मुखालफ ही हूँ। ट्रोलिंग जो होती है पाकिस्तान तरीके इंसाफ से निकलने वालों की, सबसे पहले उनकी माएँ बहनें एक की जाती हैं। और ये कहते हुए ये जब ट्रोलिंग करते हैं तो ये भूल जाते हैं उनकी अपनी माएँ बहनें भी हैं।